वेलकम टू मसल मेड 101। तो अभी तक मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं अपने चैनल पे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो प्लीज़ वीडियोस पे कमेंट करें, शेयर करें, ताकि यूट्यूब आप जैसे और भी लोगों को मेरी वीडियोस रिकमेंड करे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। मैं ऑलरेडी शोल्डर बायोमैकेनिक्स पे एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें मैं स्टेप वाइज चीज़ें कवर कर रहा हूँ। उसमें मैं ऑलरेडी 3 जॉइंट कवर कर चुका हूँ और आज हम चौथे जॉइंट के बारे में बात करेंगे जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, जो कि है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो जैसे कि हमने बाकी की वीडियोस में पढ़ा था, इसमें भी हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कैप्सूल और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम उस जॉइंट में कौन से मोशंस अवेलेबल है और उसकी बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है। तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो हमारा साइनोवियल जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है, जिसमें जो सॉकेट है वो हमारे स्कैपुला का ग्लिनॉइड फोसा है, ठीक है, और जो हमारा बॉल है वो हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो ये इस तरीके से सॉकेट के अंदर अटैच होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो अगर हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखें तो हमने देखा कि एक तो है ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला और दूसरा है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो पहले हम ग्लिनॉइड फोसा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैपुला है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था आपको मसल अटैचमेंट समझाने के लिए, और ये पोस्टीरियर व्यू था, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अब अगर इसी का ही इंटीरियर व्यू आप देखें, ठीक है, ये स्कैपुला आप आगे से देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर व्यू मेरी साइड है। तो ये साइड में ग्लिनॉइड फोसा है, ठीक है। अब इसी ग्लिनॉइड फोसा को अगर हम 3D में देखना चाहें तो ये टेनिस बॉल है जिसका 1/3 पार्ट मैंने काट रखा है और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा ग्लिनॉइड फोसा यहाँ पे बन गया। तो हमारा जो ग्लिनॉइड फोसा है वो हल्का सा या तो अपवर्डली टिल्टेड हो सकता है, मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ फेस कर सकता है, या फिर हल्का सा डाउनवर्ड टिल्टेड हो सकता है, मतलब नीचे की तरफ फेस कर सकता है, या फिर हल्का सा एंटीरियरली रोटेटेड हो सकता है जिसको हम एंटीवर्जन बोलते हैं, या फिर हल्का सा पोस्टीरियरली रोटेटेड हो सकता है जिसको हम रेट्रोवर्जन बोलते हैं। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में देखा गया है कि जो ग्लिनॉइड फोसा है वो हल्का सा अपवर्डली टिल्टेड होता है और 6 to 7 डिग्री रेट्रोवर्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर मेरा ग्लिनॉइड फोसा है तो ये हल्का सा अपवर्ड रोटेटेड होगा, ठीक है, अपवर्ड टिल्टेड होगा और हल्का सा रेट्रोवर्टेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ग्लिनॉइड फोसा दिखाऊं तो ग्लिनॉइड फोसा हल्का सा पेयर शेप्ड होता है, इसको आप ओवल शेप इमेजिन कर सकते हो। तो जिसका वर्टिकल डायमीटर है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्लिनॉइड फोसा हल्का सा अपवर्डली रोटेटेड है और रेट्रोवर्टेड है 6 to 7 डिग्री और पेयर शेप्ड का है। अब नेक्स्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस अगर हम देखें हेड ऑफ ह्यूमरस, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देता हूँ कि हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस हमारे ग्लिनॉइड फोसा से कितना बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा टेबल टेनिस बॉल है जो कि ग्लिनॉइड फोसा है, और ये यहाँ पे लॉन टेनिस बॉल है, कॉस्को की बॉल है जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया देखें तो सरफेस एरिया में ये कॉस्को की बॉल इससे 4 टाइम्स बड़ी है। तो ये बताता है कि जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड फोसा में 25% कॉन्टैक्ट पे रहता है, ठीक है। इसी की वजह से जो मेरा शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है अगर हम बाकी जॉइंट्स के कंपैरिजन में बात करें तो। लेकिन क्योंकि जो हमारा ह्यूमरस हेड है वो पूरी तरीके से इसमें बैठ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मेरा जो ह्यूमरस का हेड है वो इजीली इसमें मूव कर सकता है। तो हमारे शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। इसीलिए शोल्डर जॉइंट में जो डिजेनरेटिव चेंजेस है या फिर जो इंजरीज हैं वो ज्यादा होती हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस की जो कि है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे रिलेशन देखते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस का ह्यूमरस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, अगर मैं इस हेड ऑफ ह्यूमरस और जो नेक है इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ सीधी स्ट्रेट, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस, जो लाइन रन कर रही है पैरेलल टू शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि नॉर्मली 130 to 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है कोरोनल प्लेन में बनता है। ये जो बोर्ड का प्लेन है ये कोरोनल प्लेन है जो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है। तो इस प्लेन में ये एंगल बनता है जो कि ये बताता है कि जो हमारा ह्यूमरस हेड और नेक के बीच में जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है,
विद शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू ह्यूमरल हेड एंड नेक, ये वाली लाइन, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली एक्सिस या फिर ये वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, और नॉर्मली ये 130 टू 150 डिग्री होता है। अब हम दूसरे एंगल को अगर हम देखें तो अब आप जो ह्यूमरस है, जो मतलब मेरी बॉडी है, इसको ऊपर से देखो। अगर हम सुपीरियर व्यू देखें तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ह्यूमरस को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, हेड। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस के नीचे आपको दिखेगी शाफ्ट, पर क्योंकि ऊपर हेड आ रहा है इसलिए शाफ्ट आपको दिख नहीं पाएगी। अगर आप ऊपर वाले व्यू से देख रहे हो तो शाफ्ट नहीं दिखेगी, और फिर नीचे आते हैं हमारे कॉन्डाइल्स ह्यूमरस के, वो भी आपको अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। तो सबसे अच्छे से जो विजिबल होगा वो होगा हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे समझे तो ये मैंने एक ह्यूमरस बना रखा है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस हल्का सा मैंने बोला ऊपर की डायरेक्शन में। अब हम जो दूसरा एंगल देख रहे हैं उसको समझने के लिए मैंने ये बनाया है। तो ये ह्यूमरस था, ये नीचे एपिकॉन्डाइल्स कॉन्डाइल्स हैं या फिर एपिकॉन्डाइल्स हैं नीचे ह्यूमरस के, ये जो नीचे वाला मार्कर है, और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में फेस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सामने के डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो जो एक्सिस पास होगी बिल्कुल सीधी पास करेगी। और ये जो कॉन्डाइल्स है, कॉन्डाइल्स के बीच में से भी एक लाइन पास कर रही है जो कि स्ट्रेट पास कर रही है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर मैं अपने जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है उसको घुमा दूं, ट्विस्ट कर दूं, तो घुमाने की वजह से क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो पीछे की डायरेक्शन में घुमाने की वजह से जो मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है अब वो सीधे की जगह पीछे की तरफ को फेस करने लग गया थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले ये पैरेलल थे मेरे घुमाने से, अब ये जो मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है हल्का सा पीछे की डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये जो एंगल है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, जो बनाता है हेड ऑफ ह्यूमरस और नेक के जो लाइन बन रही थी विद लाइन पासिंग थ्रू एपिकॉन्डाइल्स, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन। ठीक है, तो ऊपर से मैंने आपको बताया था अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, हमको हेड ऑफ ह्यूमरस दिखेगा। ठीक है, और ये नेक है पीछे, तो हमने एंगल ऑफ टॉर्जन को कैसे डिफाइन किया, लाइन पासिंग थ्रू ह्यूमरल हेड एंड नेक। ये जो ह्यूमरल हेड एंड नेक है, अगर मैं एक लाइन पास करूं इससे, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, दूसरा बिट एंड लाइन पासिंग थ्रू ह्यूमरल कॉन्डाइल्स, नीचे ह्यूमरल कॉन्डाइल्स है। अब ये जो एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरले हो रही है हमको दिखेंगे तो नहीं अच्छे से, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइंस में बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये ह्यूमरल हेड है, बीच में शाफ्ट है, और फिर नीचे एपिकॉन्डाइल्स है। सुपीरियर व्यू से हम इसको देख रहे हैं, दूसरी लाइन ह्यूमरल कॉन्डाइल से पास करेगी। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन। ठीक है, तो ये आपको किस तरीके से याद रहेगा, टॉर्जनल फोर्सेस मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, ट्विस्टिंग फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी ह्यूमरस बोन को मोड़ दूं, ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं, तो क्या होगा, जो मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो पीछे की डायरेक्शन में फेस करेगा, और विद रिस्पेक्ट टू एपिकॉन्डाइल्स ये थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में एंगल्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोवर्जन या फिर एंगल ऑफ टॉर्जन, जो कि नॉर्मली 30 डिग्री होता है। और दूसरा एंगल हमने देखा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये आपको किस तरीके से याद रहेगा, यहाँ पे कितना ज्यादा जो मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से इतना ज्यादा इंक्लाइंड है, और नॉर्मली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 130 टू 150 डिग्री होता है। तो अब हमने यहाँ पे ये एंगल ऑफ टॉर्जन देखा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये ग्लिनोइड फोसा था, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। अभी मैंने आपको बताया हेड ऑफ ह्यूमरस रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होगा, पर अभी समझने के लिए हम दोनों ही टेनिस बॉल ले रहे हैं। तो ये मेरा ग्लिनोइड फोसा है, ये मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो 30 डिग्री रेट्रोवर्टेड होता है। ठीक है, तो आप रोटेशन समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है इसलिए मैंने इसमें अलग अलग डॉट्स बना रखे, ताकि अगर कभी भी मैं इसको घुमाऊं तो आप रोटेशन को समझ पाए। तो अगर ये इस तरीके से प्लेस्ड है, मैंने आपको बताया कि हल्का सा रेट्रोवर्टेड होता है, मैंने इसको हल्का सा पीछे की डायरेक्शन में घुमा दिया। तो अब क्या होगा, जो मेरी इंटरनल रोटेशन की रेंज है वो लिमिट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे की डायरेक्शन में घूम चुका है। अब अगर मैं अपने शोल्डर को घुमाना चाहूँ और इंटरनल रोटेशन में, तो ये कम घूम पाएगा। ठीक है, ये लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज देखूँ तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेट्रोवर्जन है 30 डिग्री का, अगर उससे ज्यादा जो मेरा ह्यूमरस हेड है वो उससे ज्यादा रेट्रोवर्टेड होता है,
तो मेरी जो इंटरनल रोटेशन की रेंज है वो लिमिट हो जाती है और मेरी जो एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज है वो बढ़ जाती है। और इसी का उल्टा अगर हम देखें, पहले हम वापस से ये न्यूट्रल हो गया, ये 30 डिग्री रेट्रोवर्टेड हो गया जो कि नॉर्मल है। अब अगर हल्का सा एंटीवर्टेड कर देते हैं, हल्का सा इसको आगे के डायरेक्शन में घुमा देते हैं, तो अब आप देखोगे कि लेटरल रोटेशन की रेंज जो है वो कम हो गई है, पर इंटरनल रोटेशन की या फिर मीडियल रोटेशन की जो रेंज है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर मेरा जो ह्यूमरस का हेड है वो ज्यादा रेट्रोवर्टेड होता है तो ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज अवेलेबल होती है और कम इंटरनल रोटेशन की रेंज अवेलेबल होती है। और अगर मेरा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो थोड़ा सा एंटीवर्टेड होता है नॉर्मल से, तो जो एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज है वो कम हो जाती है और जो इंटरनल रोटेशन की रेंज है वो बढ़ जाती है। तो अब थ्रोअर्स में देखा जाता है कि जो उनका डोमिनेंट हैंड है उसमें जो रेट्रोवर्जन का एंगल है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन डोमिनेंट हैंड। तो ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो थ्रो कर रहे हैं इस हाथ से बार बार, तो उनकी जो रीमॉडलिंग है वो ज्यादा अलग हो गई है, या फिर उनका जो एंगल ऑफ टॉर्जन है वो उसमें कुछ बोनी चेंजेस आ गए और एंगल ऑफ टॉर्जन बढ़ गया है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एज के साथ साथ ये जो हमारा रेट्रोवर्जन है ना वो कम होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी रोटेशन। ठीक है, कि हमारा जो ये रोटेशन था पीछे की डायरेक्शन में ये वापस से कम होता जा रहा है एज के साथ साथ। पर जो थ्रोअर्स होते हैं क्योंकि रिपीटेटिव मूवमेंट्स करे जा रहे हैं अपने डोमिनेंट हैंड का, तो ये जो डी रोटेशन है वो स्लो हो जाती है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड में तो नॉर्मल जो डी रोटेशन है वो हो रही है, धीरे धीरे रेट्रोवर्जन का एंगल कम होता जाता है एज के साथ, लेकिन डोमिनेंट हैंड में स्लो होने की वजह से जो रेट्रोवर्जन का एंगल है धीरे धीरे कम होता है। तो अगर हम किसी पॉइंट में उनकी रेट्रोवर्जन देखें तो डोमिनेंट हैंड में ज्यादा देखने को मिलती है। इससे उन्हें ये एडवांटेज मिलता है कि जब वो थ्रो करेंगे तो ये जो लेट कॉकिंग फेज है एंड वाला, इसमें वो ज्यादा पीछे जा पाएंगे। अगर वो ज्यादा पीछे जा पाएंगे तो ज्यादा इलास्टिक एनर्जी स्टोर कर पाएंगे और ज्यादा तेजी से थ्रो कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो थोड़ा सा ज्यादा रेट्रोवर्जन है इससे हल्का सा मैकेनिकल एडवांटेज उनको मिलता है। जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनके लिए जो मूवमेंट आर्म है वो हल्का सा बड़ा हो जाता है, पर इससे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है उनकी जो इंक्रीज एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज है या लेटरल रोटेशन की रेंज है उससे, क्योंकि उनमें उससे जो इलास्टिक एनर्जी वो ज्यादा स्टोर होती है और ज्यादा अच्छे से ज्यादा इफेक्टिवली वो थ्रो कर पाते हैं। और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ टॉर्जन, ये ट्रांसवर्स प्लेन में बनता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोरोनल प्लेन में था, तो यहाँ पे एंगल ऑफ टॉर्जन जो है वो इस प्लेन में बन रहा है क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ऊपर से इस प्लेन में, और एंगल जो बन रहा है वो ट्रांसवर्स प्लेन में बन रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्लिनॉइड लेब्रम। तो जो हमारा ग्लिनॉइड फोसा था वो बहुत ही शैलो है। ठीक है, बहुत ही शैलो है, तो इसीलिए इसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आता है ग्लिनॉइड लेब्रम। तो ग्लिनॉइड लेब्रम इस ग्लिनॉइड फोसा की ही फाइब्रोकार्टिलेजिनस एक्सटेंशन है। ठीक है, जो इसकी डेप्थ बढ़ाती है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ये वाली जो डिश है वो देख रहे हैं, ये बहुत ही शैलो है। तो अगर इसके ऊपर मैं इस बॉल को ट्रांसलेट करूं, ये इजीली घूम रही है। ठीक है, और इजीली निकल सकती है इस प्लेट से क्योंकि इसकी जो डेप्थ है बहुत ही शैलो है। यहीं पे अगर मैं दूसरी प्लेट देखूं तो इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज दिख रही है आपको। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मैं इस बॉल को घुमाऊं तो ये इजीली इसके अंदर रह पा रही है। तो जो ग्लिनॉइड लैब्रम है आप उसको इसकी तरह इमेजिन कर सकते हैं कि वो बाहर की डायरेक्शन में एक्सटेंशन है जो कि मेरे हेड ऑफ ह्यूमरस को ट्रांसलेट होने से रोकती है। तो फाइब्रोकार्टिलेजिनस होती है, डेप्थ इंक्रीज करती है और ह्यूमरल हेड के ट्रांसलेशन को रोकती है। तो रोकती कैसे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक हम इसको ग्लिनॉइड फोसा मान रहे थे, लेकिन ओरिजिनली ग्लिनॉइड फोसा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी डेप्थ बहुत ही कम होती है, बहुत ही शैलो होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दूसरा ग्लिनॉइड फोसा मैंने बनाया है ये भी इतना ही है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये इसकी एक्सटेंशन है जिसको हम ग्लिनॉइड लेब्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके अंदर रखूं तो अब आप देख पा रहे हो ग्लिनॉइड फोसा बहुत ही शैलो था, लेकिन इस ब्लैक लाइन की वजह से इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट गिव रेजिस्टेंस टू ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन। तो अगर मैं ओरिजिनल ग्लिनॉइड सिर्फ ग्लिनॉइड फोसा के आगे अपने ह्यूमरल हेड को रखूं तो ये इजीली ट्रांसलेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये जो इंक्रीज्ड डेप्थ के साथ ग्लिनॉइड लैब्रम की वजह से इसके आगे रखूं अपने ह्यूमरस हेड को तो ये इसके अंदर से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है मेरे ह्यूमरल ट्रांसलेशन को। तो इसीलिए ग्लिनॉइड लेब्रम बहुत जरूरी है।
अब अगर हम ग्लिनॉइड लेब्रम पढ़ ही रहे हैं तो उसकी कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। तो ग्लिनॉइड लेब्रम में अटैचमेंट्स होती है हमारे ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स की और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा ग्लिनॉइड लेब्रम है ये मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो सुपीरियरली अटैचमेंट होती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की और इसके अराउंड अटैचमेंट्स होती है हमारे ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स की, जो कि हम कैप्सूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लिनिकल एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। तो जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, अगर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप में जहाँ पे ग्लिनॉइड लेब्रम है वहां से ये बाहर की साइड निकल जाता है, यहाँ वहां पे टेयर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लैप लीजन, जो कि होता है सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टेयर, ठीक है, या फिर लीजन। तो ये जनरली होता है रिपीटेटिव यूज की वजह से या फिर बाइसेप इंजरी की वजह से। तो यहाँ पे जो लेब्रम है पूरी की पूरी कवरिंग थी लेब्रम की, ठीक है, ये ग्लिनॉइड फोसा था, इसके बाहर ये पूरी की पूरी जो कवरिंग थी वो थी ग्लिनॉइड लेब्रम की, जो कि डेप्थ बढ़ा रही थी। टॉप पे अटैचमेंट था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का। तो अगर यहाँ पे टेयर हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लैप लीजन, मतलब सुपीरियर डायरेक्शन में लेब्रल टेयर हुआ है और नॉर्मली यहाँ पे जो बाइसेप का टेंडन है वो भी इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए हम स्पेशल टेस्ट भी करते हैं कुछ। दूसरी इंजरी क्या हो सकती है कि जो मेरा नीचे की डायरेक्शन में लेब्रम है ये यहाँ से टेयर हो जाए, और ये जनरली कब होता है जब मेरा ह्यूमरस हेड नीचे की डायरेक्शन में खिंच जाता है, ठीक है, डिसलोकेट हो जाता है। तो ह्यूमरल हेड जब नीचे खिंचता है तो ये अपने साथ साथ लेब्रम को भी नीचे खींच देता है और यहाँ पे टेयर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैनकार्ट लीजन, ठीक है, जिसके लिए नॉर्मली सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें वो उसको वापस से सूचर कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे।